हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चंस 2014 के टेट की परीक्षा में आए हुए भी हैं, तो आप सब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास का क्रम हम लोग जानते हैं कि ये गर्भावस्था से शुरू होकर प्रौढ़ावस्था तक चलता रहता है और सतत चलता है। कभी तीव्र होता है, कभी मंद होता है। तो विकास का सिद्धांत भी कई तरह का सिद्धांत है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जो कि दो बार, एक पियाजे का दिया हुआ है, एक एरिक्सन का दिया हुआ है। फिर नैतिक विकास का सिद्धांत है, फिर भाषा विकास का सिद्धांत है। तो ये बहुत सारे विकास का सिद्धांत है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो पहला आंसर है कि सभी विकास का दर एक जैसा नहीं होता। दूसरा, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होती है। और तीसरा क्या है कि रेखीय मतलब एक सरल रेखा में चलती जाती है। विकास हमेशा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो सभी विकास की दर समान नहीं होती। ठीक है, इतने तरह का विकास मैंने बताया, तो सभी विकास का दर एक जैसा नहीं होता है। मनोविश्लेषणात्मक अलग होता है, मनोलैंगिक विकास अलग तरह से होता है। तो ये सारे विकास के जो प्रकार मैंने बताए सब अलग अलग तरह से होते हैं। तो इसका आंसर है ए। दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक क्या करता है? प्रभावी व्याख्यान देते समय कक्षा में एक अध्यापक क्या करता है? तो पहला है, संबंध स्थापित करता है बच्चों से, या सार्थक शारीरिक हाव भाव समावेशित करता है, या व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है, या ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। तो संबंध स्थापित करना छात्र और टीचर का तो क्लास में आने के बाद हो ही जाता है। तो व्याख्यान देते समय अध्यापक का क्या होता है? तो सार्थक शारीरिक हाव भाव समावेशित करता है। मतलब वो क्लास में व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है। अगर वो स्थैतिक चुपचाप खड़ा होकर एक जगह बोलते रहे तो उससे क्लास में प्रभावी व्याख्यान उसका नहीं हो सकता है। और ध्वनि की तीव्रता और तरीके में अगर परिवर्तन करता है तो ये भी प्रभावी हो सकता है, लेकिन उसके शारीरिक हाव भाव, हाथों के एक्शन से, आंख के एक्शन से, चेहरा का एक्सप्रेशन, आंख का एक्सप्रेशन, ये सारा हाव भाव को समावेशित करता है। जो सार्थक होता है तभी उसका व्याख्यान समावेशित होता है, व्याख्यान प्रभावी होता है। तो इसका आंसर होगा सार्थक शारीरिक हाव भाव समावेशित करता है। तीसरा क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? प्रतिभाशीलता, प्रतिभा का मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्ट। प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। योग्यता तो आप समझ रहे हैं कि योग्यता हाई एबिलिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। उच्च सृजनात्मकता का मतलब होता है कि क्रिएटिव होना, हाईली क्रिएटिव होना। मतलब सृजनात्मक लोग क्या करते हैं? हमेशा कुछ नया करते हैं, तो उन्हें सृजनात्मक कहा जाता है। उच्च वचनबद्धता मतलब कि जो बात बोले उसको निभाने वाले। दूसरा है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता और उच्च वचनबद्धता। फिर है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, चूंकि आपको पता है क्षमता इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, और उच्च प्रेरणा, हाई मोटिवेटेड जो होते हैं, हाईली मोटिवेटेड, जिनमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होती है। उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। तो इसमें से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो अध्यापक के दृष्टिकोण से तो उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता, यही इन तीनों का संयोजन ही प्रतिभाशीलता का परिचायक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्न पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? प्रतिभाशाली मतलब गिफ्टेड। प्रतिभाशीलता उसमें भी जो था गिफ्टेड चाइल्ड, जिनको बहुत ज्यादा, जो अन्य बच्चों से ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं सामान्य बच्चों से। तो उनको
किससे जुड़े प्रश्न को, स्मरण से जुड़े, तो स्मरण से जुड़े तो रोट लर्निंग हुआ ना, रटने की विद्या। समझ का अंडरस्टैंडिंग हुआ, सृजन हुआ, मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझ वाले क्वेश्चन समझ गया तो उसको आंसर लिख दिया। सृजन में क्या होता है कि कुछ नया बताना, जो भी क्वेश्चन दिया गया उससे कुछ नया निकालना, कुछ प्रॉब्लम दिया गया उसके नए तरीके से सॉल्व करना, ये सारी चीजें होती हैं। और विश्लेषण का मतलब होता है कि जो भी प्रश्न है उसको विश्लेषण करना है अलग अलग पार्ट में। तो जो प्रतिभाशाली हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं, उनको कौन सा क्वेश्चन ज्यादा देने से के लिए कहा जा सकता है, तो सृजनात्मक, जिसमें कुछ वो नया आंसर लाएं, कुछ नया क्रिएट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास में से निम्नलिखित में किसका योगदान है। ठीक है, एक चीज और इसमें बताना था इस प्रश्न में कि प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि ये प्रतिभाशाली हैं। तो एक हम लोग जानते हैं ना, बुद्धि लब्धि परीक्षण, तो इंटेलिजेंस कोशेंट से पता चलता है कि कौन सा विद्यार्थी प्रतिभाशाली है। तो जिसका IQ, बिने और टर्मेन का कहना था, बिने और टर्मेन ये साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जिसकी बुद्धि लब्धि 140 और उससे अधिक हो, उसको उन्होंने प्रतिभाशाली छात्र विद्यार्थियों के अंदर रखा, क्योंकि इनकी बुद्धि क्षमता, बौद्धिक क्षमता सामान्य बच्चों से ज्यादा होती है। तो ऐसे बच्चों को सृजनात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास में निम्नलिखित में से किसका योगदान है। मनुष्य के विकास में किसका योगदान है। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम और एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा कि मानव का विकास हमेशा वंशक्रम और वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रभाव होता है। तो उस मानव के विकास में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही योगदान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। समर्पित होता है, ये क्वेश्चन प्रदर्शित होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए प्रदर्शित। किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन छपा हुआ गलत था जहां से मैंने लिया है। तो उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण उपलब्ध कराना। संज्ञात्मक विकास में से किसके द्वारा, निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो इसका आंसर होगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण जब वातावरण मिलेगा, जिसमें वैरायटी ऑफ चीज मिलेगा, बहुत सारा चीज सीखने के लिए, तब संज्ञानात्मक या नॉलेज का विकास होगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जिसमें बालक के द्वारा सूचना, प्रसंस्करण, भाषा सीखने के या अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए विविधता जरूरी है, जिसमें सब चीज वो कर सके, कि उसकी आंतरिक प्रक्रिया, बाह्य प्रक्रिया, सब जिज्ञासा हो, ये सारी चीजें हो। अब ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। तो ध्वनि संबंधित जागरूकता का मतलब होता है ध्वनि पहचानना, और ध्वनि से मिलने से जो बदलाव हो जाता है, अ मिलकर आ हो जाता है। तो ये ध्वनि संबंधी जागरूकता के तहत क्या क्या समझना होता है कि ध्वनि के मिलने से होने वाला बदलाव को समझना और सभी ध्वनि को पहचानना ही ध्वनि संबंधी जागरूकता है। तो इसमें से कौन सी क्षमता से संबंधित है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, सही धारा प्रवाह बोलना ध्वनि संबंधी जागरूकता से नहीं है संबंधित। जानना, समझना व लिखना भी नहीं है संबंधित। फिर है व्याकरण के नियमों का में दक्ष होना, ये भी ध्वनि से नहीं रिलेटेड। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर फेर करना, मतलब ध्वनि के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको समझना और उसके बारे में
बताना, पहचानना और बताना। अगला क्वेश्चन है कि किस सभी के लिए विद्यालयों में सभी को शिक्षा, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी को शिक्षा, इस किसका प्रचार वाक्य हो सकता है? समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा और सशक्तिशील शिक्षा। आपको इसमें से बताना है। तो समावेशी शिक्षा आपको पता है क्या होता है? इसका आंसर है, मैं बता दे रही हूँ, आंसर है समावेशी शिक्षा, जिसमें क्या होता है कि एक विशेष शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र दोनों को समान अवसर मिलना शिक्षा का, इसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये थोड़ा सा महंगा होता है समावेशी शिक्षा, क्योंकि इसमें स्पेशल एजुकेटेड को रखने की बात होती है। सहयोगात्मक शिक्षा में क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग साथ सीखने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की क्षमता और संसाधनों का लाभ उठाते हैं। मिलकर पढ़ने से किसी को कुछ नॉलेज है, किसी को कुछ नॉलेज है, तो एक दूसरे की क्षमता और संसाधन, किसी के पास कुछ है और किसी के पास कोई वस्तु है, तो सब मिलाकर शिक्षा प्राप्त करना। पृथक शिक्षा क्या है? ये पृथक शिक्षा एक संकुचित रूप है शिक्षा का, जो किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर सुनियोजित ढंग से एक निश्चित पाठ्यक्रम की प्रक्रिया के तहत शिक्षित किया जाता है। पृथक माने अलग करके एक नियत स्थान पर, नियत स्थान पर सुनियोजित ढंग से नियत समय पर शिक्षा देना। सशक्तिशील शिक्षा क्या होता है? जिसमें कि सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाता है और शिक्षा में वोकेशनलाइजेशन, व्यवसायीकरण या व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाती है, ताकि वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना जीवन यापन कर सके, सशक्तिशील हो सके। सशक्तिकरण किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? नेचर एंड नर्चर डिबेट जो है ना, इसको अंग्रेजी में नेचर एंड नर्चर डिबेट कहते हैं। यह उससे किससे संबंधित है कि परिवेश और पालन पोषण के दौरान जो भी पर्यावरण और माहौल का प्रभाव से विकसित व्यवहार में जो विकास होता है, उसे प्रकृति पोषण विवाद उसी से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आनुवांशिकी और वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से ये संबंधित है, क्योंकि हेरिडिटी से इसको क्या मिलता है? सहज गुण। और परिवेश से क्या मिलता है? पालन पोषण के दौरान जैसा परिवेश मिलता है, जैसा पर्यावरण मिलता है, उससे उसका व्यवहार विकसित होता है। तो प्रकृति पोषण विवाद आनुवंशिकी और वातावरण से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ, अंतः बदलाव के साथ प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है इसका? तो ये क्या होता है कि जो व्यवहार लक्ष्य पर आधारित होता है उसको हम उत्प्रेरणा कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा में क्या होता है कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन जो कि 4 चीजों से प्रभावित होती है। ये आंतरिक या बाह्य बदलाव को, तो इसका स्रोत है आवश्यकता। कौन से शब्दावली अभिप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव? इसमें आवश्यकता आता है। आवश्यकता से ही कोई काम शुरू होता है। प्रेरणा, मोटिवेशन क्या चीज है? तो आवश्यकता सबसे पहले। आवश्यकता मौलिक है जिससे कि चालक आता है, और चालक क्या होता है? आवश्यकता से चालक का, जैसे भूख लगी, भोजन की आवश्यकता का चालक कौन है? भूख। ठीक है, तो आवश्यकता चालक से प्रभावित होती है। तो भोजन की आवश्यकता, भूख का चालक भूख है, और भोजन क्या है? उद्दीपन। भोजन उद्दीपन का कार्य करता है। तो प्रेरणा हो गया भोजन, और प्रेरक क्या है? जो किसी विशेष उद्देश्य की ओर ले जाता है। और पुरस्कार क्या है? कि किसी अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। संवेग क्या है? इमोशन है। तो अभिप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो आवश्यकता है, और आवश्यकता जो है वो फिर चालक से प्रभावित होता है। जैसे भूख जो है सो भोजन की आवश्यकता का चालक है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या डेविड वेस्लर? आपको इसमें से नाम बताना है। तो सब लोग जानते हैं कि बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, बिने, एल्फ्रेड बिने के नाम से जुड़ा हुआ है।
अगला है मानव विकास क्या है? गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमानवीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, या मात्रात्मक केवल। तो मानव विकास क्या है? मानव विकास वह प्रक्रिया है जिससे कि लोगों के पास जो उपलब्ध है उसके विकल्पों में वृद्धि होती है। तो मानव का विकास कैसे होता है? क्वांटिटी में भी होता है और क्वालिटी में भी होता है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट तो गुण में भी और मात्रा दोनों में होता है, तो इसलिए इसका आंसर है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ये सारा क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, इसलिए आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता पूर्वक निष्पादन करती हैं। लोकल जो बिलीफ होता है, भाषा और संगीत में अधिक क्षमता रखती हैं। गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन जब कठिनाई उन्हें तब आती है जब उनसे तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा कि अपने उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती है। इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो इसमें कौन कौन सा कौशल है? गतिक प्रक्रमण और विचार करना, सहानुभूति देना और याद करना। तो प्रोसेसिंग, गतिक प्रक्रमण का मतलब होता है प्रोसेसिंग। तो संवेगात्मक बुद्धि से इमोशनल इंटेलिजेंस किस चीज से प्रभावित होता है? सहानुभूति देना। इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ना, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि जो है उसको एम्पैथी भी कहते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है कि खुद को दूसरे की जगह पर रख कर सोचना। अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, उस समय अगर आप में एम्पैथी पैदा हो जाए तो आपको लगेगा कि ये अगर मेरे बच्चे को मारा जाता तो मुझे कैसा लगता, तो आप तुरंत रुक जाते हो। तो ये सारी इस तरह की भावना जो होती है कि किसी के साथ बुरा व्यवहार करते समय खुद को उसकी जगह पर रखकर जब आप सोचते हैं तो आप में एम्पैथी का विकास होता है। तो उसे कहते हैं सहानुभूति देना, दूसरे की भावना को समझने और व्यक्त करने का तरीका। इसमें से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय जो है सिद्धांत, उसमें त्रिबुद्धि सिद्धांत भी उसको कहते हैं और इसे बुद्धि का आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। वो क्या करता है कि मानव बुद्धि की को एक क्षमता के बजाय अलग अलग घटकों में तोड़ के बताता है। तो ये बुद्धि स्टर्नबर्ग के अनुसार त्रितंत्रीय में कौन कौन सा बुद्धि है? सृजनात्मक, संदर्भात्मक और घटकीय। तो सृजनात्मक क्या है कि अनुभवजन्य बुद्धि, जिससे कोई नवाचार, कोई नया चीज, सृजन जहां भी आएगा वहां कुछ नया चीज बनेगा जो पहले से नहीं है। और संदर्भात्मक में होता है व्यवहारिक बुद्धि, जो कि क्या होता है कि सूझबूझ और व्यवहार को में दिखता है, वातावरण के साथ समायोजन करने में दिखता है। तो स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है व्यवहारिक बुद्धि, जो कि संदर्भात्मक भी कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? सूझबूझ दिखता है, सूझबूझ और व्यवहार और नई परिस्थितियों में समायोजन में सहायक होता है। और घटकीय बुद्धि जो होता है, तीन हुआ सृजनात्मक, संदर्भात्मक और घटकीय। घटकीय में क्या होता है? तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान, विश्लेषण, ये सब हुआ। तो तीन हुआ सृजनात्मक में नया चीज, संदर्भात्मक में सूझबूझ व्यवहार, तीसरा है घटकीय जिसमें विश्लेषण, तर्क, वाद विवाद ये सब होता है। ये भी मैं लिख दूं। पहला है सृजनात्मक,
दूसरा है संदर्भीय और तीसरा है घटकीय। त्रिस्तरीय यही है। इसका आंसर है व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, जिसमें कि वाद विवाद और समस्या समाधान आता है। ठीक है, और प्रायोगिक बुद्धि क्या होता है, तो पियाजे का सारा थ्योरी आ जाता है। प्रयोग में जो बुद्धि आती है उसे प्रायोगिक बुद्धि कहते हैं। अब हम ये क्वेश्चन है पियाजे का, 1 वर्ष तक शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। उस समय बच्चा लोग का क्या है, आंख कान 0 से 2 इयर्स का जो बच्चा होता है उसका सोचने का क्या है, जो सामने दिखा वो है, आंख से सामने से गया फिर उसको याद भी नहीं रहता, वो पूछता भी नहीं है, वो ओझल तो गया, आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड वाला बात है। तो वो छोटे बच्चों का 1 वर्ष तक के शिशु, 2 साल के शिशु का यही स्थिति होता है। तो इस अवस्था में बालक की मानसिक क्रिया इंद्रिय जनित होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर तो यही होगा, इंद्रिय जनित गामक स्तर की। आंख के सामने है तो दिख रहा है तो है चीज, वो नहीं है तो फिर वो उसको नहीं खोजता, वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता है। तो वस्तु का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक सामने हो, और लेकिन उसके सामने से हट गया तो खत्म। और दूसरा होता है 2 से 7 इयर्स का, तो वो होता है पूर्व सक्रियात्मक। इसमें 0 to 2 इयर्स का होता है और ये 2 to 7 इयर्स का होता है। इसमें क्या होता है कि बालक दूसरे के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है, अपने उस ऊपर केंद्रित ना होकर, अपने इंद्रियों पर केंद्रित ना होकर दूसरे से ज्ञान अर्जित करता है। और मूर्त में होता है 7 to 11 इयर्स। इसमें ये पियाजे का है सारा। तो इसमें क्या करता है कि मूर्त में 7 से 11 साल में वो ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक क्रिया का समाधान कर लेता है समस्या का। किसी वस्तु के बारे में सुनकर उसके जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है, लेकिन ठोस वस्तु के आधार पर देखकर समझकर उसको समझ जाता है। और ये अमूर्त क्रिया का स्तर जो होता है वो 11 से 13 साल में होता है। इसमें होता है कि ये लोग अमूर्त चीजों को भी सुनकर भी उसको समझ जाते हैं और इनका चिंतन जो होता है वो लचीला होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है इंद्रिय जनित छोटे बच्चों का। अगला है डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करते हैं। कौन सी प्रेरणाएं? आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सी प्रेरणाएं इनको बताती हैं। तो भावात्मक प्रेरणाएं जो होती है ना, वो अनुभूतियों के संतुष्टिकरण को बताती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा संरक्षण उन्मुखी। मतलब क्या हुआ, कौन सी प्रेरणा हुई जो संरक्षण चाहिए, जिसको कि प्रोटेक्शन चाहिए। सुरक्षा उन्मुखी भी वही हुआ। संरक्षण मतलब हुआ कि किसी के देख रेख में है, और सुरक्षा में प्रोटेक्शन, और प्रभावी में इफेक्टिव। तो हमारा जो है भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। कौन सा सामाजिकरण का निष्क्रिय एजेंसी है? इसमें से सामाजिकरण जिसमें नहीं होता है कौन सा एजेंसी है? तो परिवार सामाजिक एजेंसी निष्क्रिय नहीं है। परिवार में लोग मिलते हैं एक दूसरे से, इको क्लब में भी मिलते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय और स्वास्थ्य क्लब में भी लोग एक साथ एक्सरसाइज करते हैं, तैरते हैं, दौड़ते हैं। तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो है उसमें लोग जाते भी हैं, तो सामाजिकरण नहीं होता। वहाँ सब लोग चुपचाप बैठ के किताब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सामाजिकरण नहीं होता। तो इसका आंसर होगा और ये सार्वजनिक पुस्तकालय। वायगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वायगोत्स्की का जो है ना सिद्धांत, उसमें क्या है कि सांस्कृतिक है, भाषाई है, सामाजिक है सब। क्योंकि बच्चा जब भी है तो समाज के साथ रहता है, उसकी मदद लेता है और उसको समझने की कोशिश करता है। तो इसलिए इसमें जो है तो जैविक या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट का नेग्लेक्ट होता है, इसलिए इसका आंसर होगा जैविक।
और लास्ट क्वेश्चन है कि गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो निदानात्मक परीक्षण जो होता है, डायग्नोस्टिक जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं, उसमें क्या होता है कि किसी को समस्या है, अगर हेल्थ संबंधी या क्लासरूम में दिक्कत हो रही है बैठने में या मानसिक समस्या है, तो उसके लिए काउंसलर और टीचर और डॉक्टर की मदद से निदानात्मक परीक्षण होता है। स्क्रीनिंग परीक्षण में क्या होता है कि स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे आप लोग आते हैं अभी कोविड के समय तो स्क्रीनिंग होता है ना, कि हेल्थ प्रॉब्लम देखने के लिए कोई मशीन लगा के देख लेता है फीवर है कि नहीं, ये स्क्रीनिंग परीक्षण हुआ। ठीक है, उसके बाद है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, जिसमें कि कुछ पढ़ाया गया उसके बाद फिर उस चैप्टर का टेस्ट लिया गया तो उसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। तो गणित से अधिगम में जो निर्योग्यता है उसका आकलन उपलब्धि परीक्षण से हो सकता है। और अगला है अभिक्षमता परीक्षण, जिसको एप्टीट्यूड भी कहते हैं, कि किसी भी विषय के क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने या सीखने की अंतः शक्ति जो होती है उसको हम अभिक्षमता कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। कॉम्पिटेंसी टू डू समथिंग इज नोन एज, क्या करने का आपका कॉम्पिटेंसी है। आपका टेस्ट लिया जाता है एप्टीट्यूड, उसमें पता चलता है कि आप में मैकेनिकल एप्टीट्यूड है कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड है, ये सारा चीज टेस्ट होता है इस तरह से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये 2014 का परीक्षा के प्रश्न है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।